नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हर बार जब कोई भारतीय नागरिक बाजार में कोई नोट देता है या कोई चिट्ठी डाक से भेजता है, हर बार जब कोई भारतीय अधिकारी सरकारी दस्तावेज पर अपनी मुहर लगाता है, तो वो सभी 2000 सालों से भी पहले के एक प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रतीक है 4 दिशाओं में 4 सिंह। इस शक्तिशाली और कालजयी प्रतीक का निर्माण भारतीय इतिहास की एक महान शख्सियत 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक सम्राट ने किया था, जिसे दुनिया अशोक महान के नाम से जानती है। इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं उसी अशोक महान की महागाथा। तो भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक ऐसे शासक हुए हैं जिनका शासन आज भी आदर्श माना जाता है। उन्होंने भारत की सीमाओं का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के 2 सिरों तक किया। उनका साम्राज्य ईरान से लेकर आज के म्यांमार तक फैला था। सम्राट अशोक को अशोक महान भी कहा जाता है। उनका जीवन मानव जीवन के पतन से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्रूरता का प्रतीक रहा उनका शुरुआती जीवन अंतिम चरण तक आते आते महानता के शिखर तक पहुंच गया। हाथों में शस्त्र थाम कर विजय अभियान शुरू करने वाले अशोक ने बाद में दिलों को जीतने का ऐसा अभियान चलाया कि उनका नाम अमर हो गया। भारत में जितने सम्राट हुए हैं उनमें बहुत कम ही ऐसे हैं जिनके शासन का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के 2 सिरों तक रहा हो। मौर्य वंश के 3रे शासक सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जिनके साम्राज्य की सीमा भारत के 2 सिरों तक जाती थी। इतिहास में शायद यही एकमात्र ऐसा वक्त था जब भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भूभाग एक ही शासक के अधीन था। तो ये अशोक एक बहुत महान, भारत का ही नहीं विश्व का एक अद्भुत राजा है और अशोक की सामना या अशोक की तुलना और हम किसी राजा से नहीं कर सकते। उसकी अद्भुत त्याग, तपस्या और जो विश्व में शांति की जो लहर फैलाई, वे पहला सम्राट विश्व में दिखाई देता है। एच.सी. वेल्स ने सही लिखा है कि अशोक सूर्य के समान हमेशा चमकता हुआ एक सितारा दिखाई देता है, उसके समान कोई राजा नहीं हुआ। और वह निश्चय ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो परपोता था और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो क्षत्रिय वर्ण का था, ये सूर्यवंशी बुद्ध के वंश का था। बुद्ध भी क्षत्रिय सूर्यवंशी थे, उसी वंश से चंद्रगुप्त मौर्य में था। बिहार की धरती के इस चक्रवर्ती सम्राट ने लगभग 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक संपूर्ण भारत ही नहीं दुनिया के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। करीब 269 ईसा पूर्व में पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने। उन्होंने लगभग 36 सालों तक शासन किया और अपने काम से संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। उनका साम्राज्य ईरान से लेकर आज के म्यांमार तक फैला था। उनके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी, मैसूर और कर्नाटक तक। सम्राट अशोक एक महान विजेता थे। कलिंग युद्ध में उन्होंने यह साबित भी कर दिया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने विजय और साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। उनकी विजय का प्रभाव, वीरता की छाप और सेना का भय इतना था कि चोर, डाकू या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने उनके शासनकाल में कभी आक्रमण या विद्रोह की बात तक नहीं सोची। कैसा था अशोक का शुरुआती जीवन और कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, दिखाएंगे आपको आगे। तो शुरुआती दिनों में अशोक बेहद क्रूर थे।
यह भी माना जाता है कि सिंहासन हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सौतेले भाइयों की हत्या भी की थी। इसी कारण उन्हें चंड अशोक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है क्रूर अशोक। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों में अतिक्रमण करने का कोई मौका नहीं गंवाया, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अशोक का अर्थ है शोक रहित, जो हर तरह के शोक से मुक्त हो। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है भगवान के प्रिय। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है हर एक को बराबरी से पसंद करने वाला। अशोक को युवावस्था में चंडाशोक, चंड, प्रचंड और कालाशोक जैसे नामों से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। उनकी जाति के बारे में तो कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो वर्ण से क्षत्रिय थे। हमारे यहाँ जो प्राचीन मान्यता है उसके अनुसार यह है कि जो कोई भी राज्य के गद्दी पर बैठ जाएगा, जो राजा होगा, उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। चाहे वो उसकी जाति की ओरिजिन या उसके माता पिता की ओरिजिन जो भी हो, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति किसी राज्य के मुखिया या राज्य का राजा हो जाता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार, इस समझ के अनुसार आप चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का। अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। उनका जन्म बिंदुसार की पत्नियों में से एक धर्मा के गर्भ से हुआ था। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 324 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐतिहासिक शिलालेखों में उनके जन्मदिन का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन संकेत के तौर पर 8 या 9 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्मदिन मनाने के संदर्भ में जो चर्चा होती है या अशोक के जन्मदिन के बारे में चर्चा होती है, तो बहुत अधिक ये नहीं कहीं पर एग्जैक्ट मिला है कि इनका इस तिथि को जन्म हुआ है, लेकिन ये मान करके कि इतना बड़ा सम्राट था तो कोई किसी बहुत शुभ तिथि को ही जन्म लिया होगा। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत शुभ तिथि में चैत्र की नवरात्र के नवमी को भगवान श्री राम के जन्म को बहुत दिनों से लोग मना रहे हैं। तो ये कहा गया कि भाई अशोक जैसा एक व्यक्ति जो भगवान राम की तरह से एक तरह से लोगों का ख्याल करने वाला था, तो उसको जो है उन लोगों ने कहा कि भाई इसको कहीं न कहीं अगर ये राम भगवान की तिथि के अगल बगल इनकी तिथि रखी जाए तो ठीक रहेगा। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक के जन्म से बहुत पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र में एक राजा होगा जो 4 में से एक महाद्वीप पर राज करेगा और जम्बू द्वीप में मेरे प्रवचनों को प्रचारित करेगा, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। प्रतापी और वीर अशोक के लिए कलिंग का युद्ध जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। कलिंग युद्ध और उसमें मिली जीत को सम्राट अशोक की आखिरी जीत माना जाता है। इसके बाद अशोक इतने दुखी हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और धम्म को शासन की नीति बना दिया। अशोक ने कैसे किया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, दिखाएंगे आगे। तो सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में थे। वो अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली और समुद्रगुप्त जैसे बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। प्रजा कल्याण को सबसे ऊपर रखने वाले अशोक अपनी प्रजा को संतान मानते थे। अशोक को भारतीय इतिहास के साथ साथ दुनिया भर में 2 वजहों से जाना जाता है। पहला कलिंग युद्ध के लिए और दूसरा भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया।
कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। इस युद्ध के बाद अशोक इस कदर विचलित हुए कि शांति की तलाश उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। अशोक को बौद्ध धर्म में शांति मिली और उसकी शरण में जाने के बाद अशोक ने भौरी घोष यानी युद्ध नीति के स्थान पर धर्म घोष यानी धर्म की नीति को अपना लिया। मनोरंजन या शिकार यात्रा की जगह धर्म यात्रा को अपनाया। विलासिता को छोड़कर उन्होंने जनसेवा के आदर्श को अपनाया। मांस भक्षण के स्थान पर शाकाहारी भोजन अपनाया, चाहे विचार हो या आचार। सम्राट अशोक ने इन आदर्शों का पहले खुद आचरण और पालन किया, इसके बाद दूसरों को ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चीन और जापान तक पहुंचा। हथियार छोड़कर दिल जीतने की नीति पर चलने वाले सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर लाकर यह साबित कर दिया कि उनकी संकल्प शक्ति कितनी प्रबल थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया। इसके लिए अशोक ने बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर कई स्तूपों का निर्माण करवाया। इसकी बदौलत उन्हें धर्म अशोक की पदवी भी मिली, जिसका अर्थ है पावन या पवित्र अशोक। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन यानी आधुनिक श्रीलंका भेजा। हजारों बौद्ध स्तूप और विहार बनवाए। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अशोक मात्र एक विजेता, शासक या धार्मिक व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि वो स्थापत्य कला और चित्रकला के संरक्षक भी थे। उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में भवन, मंदिरों, स्तूपों, शिलालेखों, अभिलेखों, दीवार चित्रों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। इससे शिल्पियों और वास्तुकारों को जहां प्रोत्साहन मिला, वहीं उन्होंने इसका प्रयोग लोगों में नैतिकता जगाने के लिए भी किया। अशोक के आदर्श धर्म, लोक सेवा और धम्म की संपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ उनकी विजय, उनका शासन और कला प्रेम सब कुछ महान था। इसीलिए मौर्य सम्राट अशोक को अशोक महान कहा जाता है। तो इतिहास के नायकों को अपने सांचे में ढालने की राजनीति नई नहीं है। विरासत की सियासत में बड़े नायकों पर जाति का फंदा भी फेंका जाता रहा है और बिहार की राजनीति में इन दिनों इसी फंदे की जद में सम्राट अशोक भी जकड़े जा रहे हैं। उनकी जाति ढूंढकर उन्हें जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। आइए पलटकर देखते हैं इतिहास के उन्हीं पन्नों को और ढूंढते हैं सम्राट अशोक की जाति। लेंस लेकर करते हैं हर उस धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेज की पड़ताल जिसका संबंध है आज से करीब 300 साल पहले के मौर्य काल से, और कोशिश करते हैं सम्राट अशोक की जाति तय करने की। सम्राट अशोक की महानता का विस्तार राजनीति के पंडितों को उनकी कुंडली खंगालने पर विवश कर रहा है। पर क्या यह सियासी कुंडली एक महानतम शासक के निजी जीवन का सही परिचय दे सकती है? ये सभी प्रश्न कुछ इस तरह के हैं जिस पर बहुत ही एग्जैक्ट होकर के कोई भी जो उस समय के जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उस समय के राजाज्ञाएं हैं, जो अशोक ने भारत के विभिन्न स्थलों पर राजाज्ञाएं जारी की, धर्म के बारे में बताया, उन सभी राजाज्ञाओं में इस प्रकार की चर्चा नहीं मिलती है कि अशोक कहे कि हम इस जाति के हैं। यानी ऐतिहासिक और प्रामाणिक साक्ष्यों में इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है कि वो किस जाति के थे। माना यह भी जाता है
कि पौराणिक भारत में जातियों की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वर्ण व्यवस्था थी और कर्म के आधार पर कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बन सकता था। इसलिए अशोक की तुलना हम नहीं और किसी से कर सकते। और जातियों का तो कंसेप्ट ही हमारे भारत में नहीं है। आज आज तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अपने अलग अलग जातियों से जुड़ रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप पढ़िए कि भारत में जाति का कोई कंसेप्ट भारत के किसी भी साहित्य में वर्णन में नहीं मिलता है। प्राचीन भारत में ये हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था 4 भागों में जो बंटवारा किया गया था। तो ब्राह्मण जो लिखे पढ़े टीचर रहे, वेद का व्याख्या करे, उसको ब्राह्मण कहा गया। और जो शासन करे, वो लड़े खटे मरे, आंतरिक व्यवस्था, विदेशियों को मार भगाए, इस देश में शासन करे, उसे क्षत्रिय वर्ण कहा गया। और जो इस देश को मालामाल कर दे, इसलिए आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई में जो नदियों किनारे बड़े बड़े जो नगर बसे, ये मालामाल हमारे कर दिए थे भारत को आपके जो वैश्य कम्युनिटी के लोग। इसलिए सोने की चिड़िया पालतू कहा गया है। और जो उसका लेबर क्लास था, जिसे आप शूद्र कहते हैं, शूद्र छुआछूत की भावना हमारे प्राचीन भारत में नहीं थी। चिवरी का जूठा वह राम खाता है और उसका ये जो मलाह जो कीवर्ड पार कराता है, वो राम का वो क्लासमेट भक्त है। तो ये एक ही तरह की बात हमारे यहाँ नहीं थी। ये सारी काम का बंटवारा था और काम के बंटवारे के ऊपर हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक की जाति और जन्म का तो प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाणिक साक्ष्य हैं कि अशोक ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बौद्ध परंपरा सनातन धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ थी। चाहता हूं कि बुद्ध धर्म का आधार यही था कि सनातन धर्म में जो जाति विभेद है उसे न माना जाए। बुद्ध धर्म जाति नहीं मानता। अशोक बुद्ध धर्म के महान प्रसारक थे। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका तक भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार। और उस महान शासक जिसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है, कोयली कुर्मी जाति का बताकर हम उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे महान विभूति जिसका जाति धर्म में विश्वास नहीं था, जिसकी जाति का तक पता नहीं, जिसके जन्मदिन का पता नहीं है, उसको किसी जाति विशेष तक से जोड़कर उसका जन्मदिन मनाना और उसका उपयोग अपने राजनीतिक निहित स्वार्थ के लिए करना निंदनीय ही नहीं है। मैं अपराध मानता हूं इसे। मौर्य वंश के संस्थापक और सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े इतिहास को खंगालने पर जो बातें सामने आती हैं, उसके मुताबिक विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिशुनाग वंशी शासक महानंदी के बाद शूद्र योनि का राजा पृथ्वी पर शासन करेगा। विष्णु पुराण के एक भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है। उसके अनुसार मुरा की संतान होने के कारण ही वो मौर्य कहलाए। सनातन धर्म की मोक्ष नगरी गया के पंडों के पास कई पुश्तों की ऐतिहासिक वंशावली मौजूद रहती है, लेकिन अशोक के बारे में उनकी पोथियां भी चुप हैं। अभिलेख इस तरह का पत्थरों में अंकित कोई नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास उनके आगमन का ऐसा कोई नहीं है। हम लोग उन्हीं का रिकॉर्ड अपने उसमें करते हैं जो लोग हमारे यहाँ इस सनातन धर्म की परंपरा कर्मकांड करने के लिए आते हैं। इसलिए पंडा समाज के पास वो ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर मैं कहूँ कि है। ब्राह्मण परंपरा के उलट बौद्ध ग्रंथों का प्रमाण मौर्यों को क्षत्रिय बताता है। इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कहा गया है और क्षत्रिय वंश का बताया गया है। अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथ सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य को बिना किसी संदेह के क्षत्रिय घोषित करते हैं। महाबोधि वंश चंद्रगुप्त को राजकुल से संबंधित बताता है, जो मौर्य नगर में पैदा हुए थे। महावंश में चंद्रगुप्त को मौर्य नाम के क्षत्रिय वंश में उत्पन्न कहा गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है और इसे काफी विश्वसनीय माना जाता है। महापरिनिब्बाण सूत्र में अशोक को पिपली वन का शासक और क्षत्रिय वंश का कहा गया है।
इसके अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मौर्यों ने कुशीनारा के मल्लों के पास उनके अवशेषों का अंश प्राप्त करने के लिए राजदूत भेजकर अपने क्षत्रिय होने के आधार पर ही दावा किया था। जैन साहित्य में हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वण बेहद अहम है। इसमें सम्राट अशोक के पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के गांव के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। जैन और बौद्ध मौर्यों को मयूर यानी मोर से संबंधित बताते हैं। इसकी पुष्टि अशोक के लौरिया नंदगढ़ के स्तंभ में उकेरी गई मयूर से भी होती है। मौर्य युग की कलाकृतियों में मयूरों का प्रतिनिधित्व साफ तौर पर दिखाई देता है। सांची के विशाल स्तूप में भी मयूरों की कई आकृतियां देखने को मिलती हैं। बावजूद इसके 2300 साल बाद सम्राट अशोक की जाति तय कर पाना संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सम्राट अशोक पर न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।